आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल इनकम मेथड का पहला मेथड इनकम मेथड के बारे में हम लोग इसमें आज डिस्कशन करेंगे। आज हम इनकम मेथड की थ्योरीज पढ़ेंगे और कल के लेक्चर में हम लोग इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सारे न्यूमेरिकल्स को एक एक करके करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि इनकम मेथड क्या होता है और इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है कि हम जानते हैं कि हमारे पास चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। चार कौन कौन से होते हैं? लैंड प्लस लेबर प्लस कैपिटल प्लस एंटरप्रेन्योर कह लें या ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनका जो फैक्टर पेमेंट होता है उसको अगर हम लोग सम कर लें, उनको अगर हम जोड़ लें तो हम सीधे सीधे नेशनल इनकम के पास हम पहुंच सकते हैं। तो ये मेथड हमें क्या बताता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इनकम दैट अकर्स टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय वे ऑफ वेज, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट आर सम अप टू ओबिटेन द नेशनल इनकम। मतलब अगर इन सबको हम जोड़ दें, अगर हम इनको सबको सम कर दें, सम ऑफ वेजेज प्लस सम ऑफ रेंट प्लस सम ऑफ इंटरेस्ट प्लस सम ऑफ प्रॉफिट, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा नेशनल इनकम। अच्छा, ठीक है। इस मेथड का दो नाम है यहाँ पे। एक है कि इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। फैक्टर पेमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनका एक फैक्टर, मतलब उनको एक काम करने के बदले में रिवार्ड दिया जा रहा है, उनका फैक्टर रिवार्ड है, इसलिए इसको फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि इसके कंपोनेंट क्या क्या है। ठीक है, अच्छा, जो इनकम मेथड है, इनकम मेथड ऑफ नेशनल इनकम, ये हमें देता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब जब भी हम लोग इनकम मेथड की बात करते हैं तो हमें क्या मिलता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिलता है। ठीक है, इसको अब हम इसके कंपोनेंट को देखते हैं। इसका पहला कंपोनेंट है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, एक एम्प्लॉय को क्या क्या कंपनसेशन मिलता है जब वो अपनी सर्विस रेंडरिंग मतलब उधार देता है या कहीं वो काम करता है, उसके बदले में उसको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो उसमें आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है वेज एंड सैलरी इन कैश, मतलब आपके यहाँ जो लोग काम करते हैं उनके मॉनेटरी बेनिफिट्स हुए, वो किस टर्म में होते हैं? कैश के टर्म में। लाइक वेज हो गया, सैलरी हो गई, बोनस, TADA, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? वेज एंड सैलरी इन कैश में। और ये पार्ट होता है किसका? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का। ठीक है, इसके अलावा कोई भी रिम्बर्समेंट बिजनेस एक्सपेंसेस, ठीक है, वो हम इसको क्या करते हैं? एक्सक्लूड कर देते हैं। इसलिए क्योंकि वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है जो बिजनेस के पर्पस से, बिजनेस की हेल्प के लिए किया जा रहा है। जैसे मान लेते हैं स्कूल की गाड़ी है, हम स्कूल से आ रहे हैं, जा रहे हैं उससे, तो क्या हो रहा है कि हम इसको उस गाड़ी का यूज कभी कर सकते हैं जब हम स्कूल आ जा रहे हैं, उसको हमेशा यूज नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? एक्सक्लूड कर देते हैं। दूसरा कंपोनेंट है वेज एंड सैलरी इन काइंड, मतलब आपको कुछ उपहार स्वरूप मिल गया है आपको, या फिर दया स्वरूप किसी लिए दिया। इसमें क्या क्या होता है कि इसमें ऑल नॉन मॉनेटरी बेनिफिट लाइक रेंट फ्री होम मिल गया आपको कंपनी की तरफ से रहने के लिए, स्कूल की तरफ से रहने के लिए, फ्री कार मिल गया आने जाने के लिए, फ्री मेडिकल चेकअप के लिए, या एजुकेशन फैसिलिटी, जैसे स्कूल स्टाफ के बच्चे क्या होते हैं कुछ स्कूल में पढ़ते हैं बट उनका जो है फ़ी वगैरह नहीं लगता है। ठीक है, एक मिनिमम अमाउंट पे करना होता है, उसके अलावा कोई चार्ज नहीं लगता है। इसको क्या कहते हैं? वेज एंड सैलरी इन काइंड, मतलब आपको दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें हम क्या क्या इंक्लूड नहीं करते हैं कि इसमें हम वो चीज़ें इंक्लूड नहीं करते हैं जो हमारा वर्किंग जगह है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरी हो। जैसे मैंने आपको गाड़ी वगैरह के बारे में बताया। ठीक है, स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह हो गया, या फिर हमारा एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होता है जिसको पहन के हम काम करने जाते हैं, तो हम उसको उसमें काउंट नहीं करते हैं। मैंने बताया कि जैसे वर्किंग प्लेस पे जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस पे जिसके लिए काम कर रहे हो, तो वहाँ जो भी चीज़ें यूज होती हैं वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में काम आती है। ठीक है, तो उसको हम लोग काउंट नहीं करते। इसका तीसरा पार्ट होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल तौर पे होता है कि प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेचुइटी हो गई, लेबर वेलफेयर फंड हो गया। इसमें क्या होता है कि अगर कोई कंटीजेंसी पर्पस के कारण मान लेते हैं किसी एम्प्लॉय के साथ कुछ अनफोर्सिन इवेंट्स हो गए, तो उसमें ये चीज़ें हेल्प करती है। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं? काउंट करते हैं। ठीक है, द एम ऑफ सच कंट्रीब्यूशन इज टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ ऑफ द एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉय की लाइफ की सिक्योरिटी के लिए एक फंड बनाया जाता है। तो
इसमें ये चीज़ें काउंट होती हैं। तो कंपनसेशन एम्प्लॉय के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है वेज एंड सैलरी इन कैश आपको मिले, ठीक है। पहला होता है वेज एंड सैलरी इन कैश, ठीक है। दूसरा है वेज एंड सैलरी जो काइंड के तौर पर मिले, और तीसरा हमारा है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आप समझ गए होंगे, और इसके हम लोग कंपोनेंट भी एक एक करके देख लिए। इसके जो 3 कंपोनेंट थे उसका भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब देखते हैं अगले स्लाइड में क्या हम लोग करते हैं। अब दूसरा पार्ट है इनकम मेथड का, जो दूसरा कंपोनेंट है वो होता है हमारा रेंट एंड रॉयल्टीज़, ठीक है। रेंट एंड रॉयल्टीज़। रेंट आपको किस पे मिलता है? तो रेंट इज ए फैक्टर इनकम अर्न बाय द ऑनर ऑफ लेंडिंग देयर सर्विस सच एज लैंड, बिल्डिंग। जो चीज़ें आप किराए पर देते हो, प्रोडक्टिव एसेट्स वगैरह जो देते हो, उसके बदले आपको क्या मिलता है? उसके बदले आपको रेंट मिलता है। जैसे ज़मीन आप दे रहे हो, आपने बिल्डिंग बना के दे दिया, उसमें कुछ लोग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उसमें हमको क्या मिलता है? उसमें हमको रेंट मिलता है। अब रेंटल इनकम में क्या होता है कि आप जो एक्चुअल रेंट पे कर रहे हो उसको भी कैलकुलेट किया जाता है, और एक होता है इम्प्यूटेड रेंट। इम्प्यूटेड रेंट में क्या होता है कि जैसे आप अपने घर में रह रहे हो तो क्या हो रहा है, आप उसके लिए तो रेंट तो पे नहीं कर रहे हो, तो लिखा हुआ है कि रेंटल इनकम इज इंक्लूड्स बोथ एक्चुअल रेंट, रेंट ऑफ लेट आउट लैंड, मतलब जो आपको आप दे रहे हो, एज वेल एज इम्प्यूटेड रेंट, रेंट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज। अब हम अपने घर में रह रहे हैं तो हम क्या उसके लिए किराया देते हैं? नहीं देते हैं। अगर हम उसको किराए पर देते तो हमको रेंट मिलता था, यानी हम रह रहे हैं तो हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? रेंट, वो खो जा रही है, वो नहीं मिल रही है, ठीक है। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रेंटल वैल्यूज ऑफ द हाउस। उस तरीके से हम क्या करते हैं? इसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद है हमारा रॉयल्टीज़। रॉयल्टी क्या होता है कि रॉयल्टी इज़ द इनकम अर्न बाय अ पर्सन इंस्टीट्यूशन फॉर लेंडिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। जैसे आप बुक लिखते हो तो जो आप मतलब आप बुक मान लेते हैं कि आप एक राइटर हो, आपने कोई बुक लिखा तो उस पर आपको क्या मिलता है? उस पर आपको रॉयल्टी मिलता है, ठीक है। आप मान लेते हैं कि जैसे कुछ किसी नेचुरल रिसोर्स के आप ऑनर, लाइक एज आपके पास कोल ब्लॉक है और कुछ मिनरल्स ब्लॉक हैं, आप क्या करते हो? उसको दूसरों को पट्टा दे देते हो। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है कि नदी किनारे से बालू निकालना होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? उस बालू को ठेकेदारों को दे देती है, उस पट्टे को, उनका मतलब लिस्टिंग होता है, उनको दिया जाता है उनसे पैसे लेके। तो गवर्नमेंट को क्या मिलता है? उस बालू के पट्टे से इनकम मिलता है, तो गवर्नमेंट को रॉयल्टी मिलती है। वो पार्ट गवर्नमेंट का हिस्सा रहेगा, लेकिन जो बालू वगैरह जो लोग निकाल ले जा रहे हैं उसके लिए उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो जैसे है यहाँ पे कि ऑनर ऑफ मिनरल डिपॉजिट लाइक कोयला, आयरन, कोल, आयरन और नेचुरल गैस कैन अर्न इनकम बाय गिविंग राइट ऑफ माइनिंग टू द कॉन्ट्रैक्टर। अब मान लेते हैं कि गौतम अडानी झारखंड में कोयला निकाल रहे हैं, तो ठीक है, कोयला उनका है, कोयला का वो यूज कर रहे हैं, उसके बदले वो क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो रॉयल्टी चुका रहे हैं। बट वो ज़मीन उनका नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोयला निकालने का ज़मीन ही उनका हो गया, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट इसका है इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट जब आप लोन लेते हो तो उसके बदले आप चुकाते हो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, तो लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेफर टू द अमाउंट रिसीव्ड फॉर लेंडिंग फंड्स टू अ प्रोडक्शन यूनिट। एक प्रोडक्शन यूनिट अगर अपने प्रोडक्शन रिसोर्सेज जो भी है उसको बढ़ाने के लिए अगर लोन लेता है तो उसके बदले में आपको क्या होता है कि आप उसको इंटरेस्ट चुकाते हो, ठीक है। अब हाउस होल्ड है, अगर वो कंजम्पशन पर्पस के लिए क्या कर रहा है? लोन ले रहा है, मतलब कर्ज लेके वो खाने के लिए लोन ले रहा है, उसको हम उस पर वाली जो इंटरेस्ट है उसको हम लोग क्या है कि उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि इंटरेस्ट इनकम में क्या क्या काउंट नहीं होता है। इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट एंड इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर एज सच इंटरेस्ट इज पेड ऑन लोन टेकन फॉर कंजम्पशन पर्पस। ये आपका काउंट नहीं होगा क्योंकि इसमें आप उधारी चुका रहे हो। उस उधारी चुकाने में क्या हो रहा है कि आप कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रहा है तो काउंट नहीं होगा। ऐसे इनकम को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। अब मान लेते हैं कि कोई दो फर्म है जो आपस में एक दूसरे को कर्ज चुका रहे हैं, उनसे कर्ज लिया गया तो भी हम लोग काउंट नहीं करते हैं। चौथा पार्ट कंपोनेंट इसका है इनकम मेथड में, चौथा कंपोनेंट है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड टू एंटरप्रेन्योर, जो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जो सारी चीज़ों को जो मैनेज करता है ऑर्गेनाइजेशन, उसका ये रिवार्ड होता है, ठीक है। उसका क्या होता है? ये रिवार्ड होता है। ये क्या होता है? एक तरीके का रेसिडुअल इनकम होता है जो ऑर्गेनाइजेशन जो है सारे फैक्टर्स ऑफ पेमेंट को पेमेंट करने के बाद उसके पास बचता है। मतलब कहें तो कि सारे फैक्टर्स कौन कौन? लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरेस्ट, और जो है लैंड, लेबर और कैपिटल, उसको पेमेंट करने के बाद जो भी बचे वो क्या होता है? उसका अपना प्रॉफिट होता है, जिसको हम लोग रेसिडुअल इनकम भी कहते हैं। अब प्रॉफिट जो भी एंटरप्रेन्योर मतलब अर्न करता है उसका 3 तरीके का मतलब जो भी है यूज पर्पस है।
या ऐसा कह लें कि हम देखते हैं कि प्रॉफिट के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है हमारा कॉर्पोरेट टैक्स, जो एक बिजनेस जो एंटरप्रेन्योर है गवर्नमेंट को चुकाता है। तो सीधे सीधे क्या होता है, इसको हम लोग बिजनेस टैक्स भी करते हैं, प्रॉफिट टैक्स भी करते हैं, क्योंकि उसके प्रॉफिट पे टैक्स तरीके का लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। दूसरा है डिविडेंड। डिविडेंड में क्या होता है कि कोई भी कंपनी होती है अपने शेयर होल्डर्स को क्या करती है, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा शेयर करती है, मतलब जितने उसकी शेयर होल्डिंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको देती है। तो इसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट कहते हैं, जो उनको शेयर होल्डर्स को मिलता है उसको डिविडेंड नाम से जानते हैं। तीसरा रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग में क्या होता है कि अगर मान लेते हैं बिजनेस फर्म जो है वो अपने कंटीजेंसी टाइम के लिए या अनफोर्सिन मूवमेंट के लिए क्या करती है, अनफोर्सिन सिचुएशन के लिए क्या करती है, रिजर्व रखती है, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। इसका एक और नाम होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वो किसी को मतलब इसमें शेयर नहीं करती है, मान लेते हैं बिजनेस एक्सपांसन करना उसके पर्पज से रखा गया हो, और इसको सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर और रिजर्व भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर मान लें कि क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट नहीं गिवन है, तो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या ये प्रॉफिट के तीनों कंपोनेंट गिवन हैं। पहला है कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा है डिविडेंड, ठीक है, और तीसरा है हमारा रिटेन्ड अर्निंग, ठीक। तीसरा हमारा है रिटेन्ड अर्निंग, क्या ये गिवन है। अगर ये तीनों गिवन है तो इसको जोड़ के हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि ये तीनों गिवन रहते हैं, ठीक है, और साथ साथ में प्रॉफिट भी गिवन रहता है। अगर तीनों गिवन है और प्रॉफिट भी गिवन है तो हम सीधे सीधे प्रॉफिट को ले लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हेडिंग से ही हमारा एक पार्ट है किसमें, नेशनल इनकम मेथड में, इसको छोड़ देंगे। अगर प्रॉफिट नहीं गिवन है तब इनको हम कैलकुलेट करके प्रॉफिट निकालेंगे। अगर प्रॉफिट गिवन है और तीनों गिवन है तो हम प्रॉफिट को चूज करेंगे, इनको छोड़ देंगे। अब इसका जो पांचवा कंपोनेंट है वो है हमारा मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम में क्या होता है कि जैसे कोई एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे मान लेते हैं फार्मर है, वो एक साथ अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कहीं एक जगह एसोसिएट है किसी काम करने के लिए, उसके अलावा भी उसके 2-3 काम और चल रहे हों साथ साथ में, ठीक है, तो उसका क्या हो जाता है, मिक्स्ड इनकम है। जैसे एक डॉक्टर है, मान लेते हैं गवर्नमेंट डॉक्टर है, गवर्नमेंट अस्पताल में पढ़ने जाता है, लेकिन वो कुछ पेशेंट को अपने घर में भी देखता है, मतलब जहाँ वो रहता है वहाँ के रेसिडेंसी में देखता है। तो वो जो रेसिडेंसी में देख रहा है डॉक्टर, ठीक है, पेशेंट को, तो वहाँ से जो उसको इनकम मिल रहा है उसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड इनकम। लिखा होगा मिक्स्ड इनकम अराइजेज फ्रॉम द प्रोडक्टिव सर्विसेज और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हुज इनकम इंक्लूड वेज, रेट, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, एंड दीज एलिमेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल इनकम ऑफ अ डॉक्टर रनिंग इन अ क्लिनिक एट हिज रेसिडेंस। अच्छा, अब इनकम मेथड का एक और पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस होता है हमारा कि जो हमारे फिजिकल कैपिटल हैं और फाइनेंशियल या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो हैं उनसे हमें जो इनकम मिल रहा है, मतलब कह सकते हैं कि ऑनर जो हम फिजिकल कैपिटल के जो ऑनरशिप है हमारे पास, उससे हमको क्या अर्निंग मिल रहा है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 कंपोनेंट होते हैं, यहाँ पे इसमें भी लिखा हुआ है। पहला होता है रेंट एंड रॉयल्टीज, R&R कहते हैं इसको, ठीक है। दूसरा होता है इंटरेस्ट, ये आपको फाइनेंशियल एसेट पे मिलता है, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया। और तीसरा है हमारा प्रॉफिट। तीसरा कंपोनेंट क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट आपको कब मिलता है, जब इन सारी चीज़ों से आपको जो रेसिडुअल इनकम बच जाए, यानी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जो बचता है वही आपका होता है पेमेंट करने के बाद। तो अगर आपके क्वेश्चन में अगर रेंट एंड रॉयल्टीज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है सीधे सीधे, अगर आपको हेडिंग में दे दिया गया ऑपरेटिंग सरप्लस और साथ साथ में ये भी गिवन है, तो आप इसकी तरफ चले जाओगे, ठीक है। ऐसा आप करके इसको सॉल्व कर लोगे, इसको छोड़ देंगे। अगर ये गिवन नहीं है तो आप इस तरीके से यहाँ पे आ सकते हो। तो इस तरीके से अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक इनकम यानी NDP एट फैक्टर कॉस्ट क्या क्या होते हैं। पहला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के हमने कंपोनेंट देख लिए, वेज एंड सैलरी इन कैश, वेज एंड सैलरी इन काइंड, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सिक्योरिटीज़। ऑपरेटिंग सरप्लस देख लिए, ऑपरेटिंग सरप्लस के जो कंपोनेंट है उनका नाम उनको RIP से याद कर सकते हैं। R से होता है रेंट एंड रॉयल्टीज, I से इंटरेस्ट और P से प्रॉफिट हो गया, ठीक है। उसके बाद है हमारा मिक्स्ड इनकम, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है कि इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जिसमें हमको रेंट एंड रॉयल्टीज मिलता है और इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। उसके बाद है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसमें क्या क्या हमको मिलता है, तो इसमें हमको मिलता है, देखिए, प्रॉफिट, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है भाई, प्रॉफिट ही मिलता है। और प्रॉफिट के कितने पार्ट हैं हमारे, तो
प्रॉफिट के हमारे 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? तो कारपोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। इस तरीके से इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है नेशनल इनकम, ठीक है। वाया किससे? तो इनकम मेथड से, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इनकम मेथड में क्या क्या करते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टीज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, ये सब चीज़ें जोड़ के हम लोग पहुँचते हैं नेशनल इनकम तक। यहाँ तक आप आ जाएंगे, ये आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहेगा। जैसे अगर हम बात करें कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के कंपोनेंट हम अभी यहाँ पे देखे भी हैं, तो इसके कंपोनेंट होते हैं प्राइम। याद करने का तरीका क्या है? PRIME। क्या याद करने का तरीका है? प्राइम। P से प्रॉफिट, R से रेंट एंड रॉयल्टीज, I से इंटरेस्ट, M से मिक्स्ड इनकम, E से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। आपने प्रॉफिट को भी देख लिया कि प्रॉफिट के कंपोनेंट क्या क्या से, कारपोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग, रेंट एंड रॉयल्टीज भी जान लिया, आपने इंटरेस्ट भी जान लिया, मिक्स्ड इनकम समझ गए और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी समझ गए। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम लोग इनकम मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इनकम मेथड से हम लोग कहाँ पहुँचते हैं? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे हम लोग पहुँचते हैं। नेशनल इनकम से कहाँ पहुँचते हैं? सॉरी, इनकम मेथड से कहाँ पहुँचते हैं? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है कि सारे के सारे जो कंपोनेंट हमने अभी पढ़े हैं उनका जोड़ होता है, ठीक है। तो आज ये पूरी थ्योरीज थी हमारी इनकम मेथड की, ठीक है। कल इसका हम लोग रिगरस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। कुछ अच्छे सवाल हैं हमारे पास, तो उनकी प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल भी करेंगे। ये पूरी इनकम मेथड की हमारी थ्योरी थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।